गुड मॉर्निंग। मैं राजश्री स्वामी, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़, आप सबका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम ये प्रथम वर्ष की पुस्तक राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार के तहत राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम किसे कहते हैं इसके बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं। आगे जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम डेविड ईस्टर्न का जो राजनीतिक उपागम उन्होंने दिया था, व्यवस्था उपागम, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम राजनीतिक व्यवस्था के अर्थ को समझ लेते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि व्यवस्था किसे कहते हैं, व्यवस्था क्या होती है। तो व्यवस्था एक ऐसा शब्द है जो ये भौतिक विज्ञान से लिया गया है, और भौतिक विज्ञान में ये कहा गया है कि जो सुपरिभाषित क्रियाएं हैं उनका समूह है। एक ऐसी क्रियाएं जो क्रियाएं घटित होती है किसी कार्य में, वो सुपरिभाषित हो, और एक समूह की तरह जो घटित होती है और उसकी कुछ निश्चित सीमाएं होती हैं। तो राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन व्यवहारवादी क्रांति की तरह उसकी देन मानी जाती है। तो राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यवहारवाद की क्रांति की ही देन है, और इसमें राजनीतिक विज्ञान में वैज्ञानिकता एवं अंत अनुशासनात्मकता का प्रयोग किया गया था। जिस प्रकार कोई व्यवस्था होती है वो एक समूह में होती है, समूह में कार्य करती है, उसकी निश्चित क्रियाएं होती हैं और उसकी निश्चित सीमाएं होती है। साथ ही ये अंत अनुशासनात्मक होती है, यानी कि यह जो व्यवस्था है वो एक दूसरे से, व्यवस्था के सभी पार्ट हैं वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। उसी प्रकार से राजनीति में भी व्यवस्था जो उपागम लिया गया था वो उस वैज्ञानिकता के साथ साथ उसे अंत अनुशासनात्मक बनाया गया, क्योंकि जो राजनीतिक व्यवस्था के जो जितनी भी व्यवस्था के तहत अंग हैं वो एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इसलिए राजनीतिक विज्ञान की जो के तहत हम राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल जो सिस्टम का अध्ययन करते हैं तो उसमें सभी अंगों का आपस में समन्वय के साथ उनका अध्ययन, एक दूसरे से संबंधित करके उनका अध्ययन करना पड़ता है। तो राजनीतिक व्यवस्था का जो सिद्धांत है, उपागम है, वे वैज्ञानिकता के साथ साथ अंत अनुशासनात्मकता का प्रयोग करता है। चूँकि ये शब्द है, व्यवस्था से शब्द है, सिस्टम शब्द है, ये भौतिक विज्ञान से लिया गया है, और इसका अर्थ है सुपरिभाषित क्रियाओं का ऐसा समूह है जिसकी सीमाएं निर्धारित की जा सकें। यानी कि सुपरिभाषित होती है, निश्चित जो व्यवस्था की जो क्रियाएं होती है वो निश्चित होती है, उनको परिभाषा उनको दी जा सकती है, और वो एक समूह में कार्य करती है, उनकी एक निश्चित सीमाएं होती है। तो उसी जो भौतिक विज्ञान की जो व्यवस्था है उसी को राजनीति विज्ञान में इसका प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार इस व्यवस्था में 3 गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था में 3 गुणों को माना गया है। पहला है व्यापकता, दूसरा है अन्योन्याश्रय, और तीसरा है सीमाएं। व्यापकता का तात्पर्य है कि व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी जो क्रियाएं होती है उनको परस्पर शामिल करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यवस्था के अंतर्गत न केवल उन अंगों को शामिल किया जाता है जो विधि पर आधारित होते हैं, जैसे कि विधानमंडल, कार्यपालिका, परंतु उन समस्त संचालकों को जो राजनीतिक रूप से प्रभावित करते हैं व्यवस्था को, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, जैसे जाति, धर्म, परिवार आदि। तो व्यवस्था जो है वो व्यापक होती है। इसके तहत सिर्फ विधानिक जो ये कानूनी ढांचे के अलावा अन्य जो समाज का पर ढांचा है जो व्यवस्था को प्रभावित करता है उसको भी व्यवस्था उपागम अध्ययन उसका किया जाता है। दूसरी विशेषता अन्योन्याश्रय का तात्पर्य है कि इस व्यवस्था के जो अंग हैं ये इनके गुण में परिवर्तन आता है, तो एक अंग जो प्रभावित होता है तो उसका प्रभाव दूसरे अंग पर भी पड़ता है। उसी प्रकार राजनीति में भी जब उदाहरण के लिए देखें तो मनुष्य शरीर एक व्यवस्था है, ठीक है, और उस व्यवस्था में जब शरीर की व्यवस्था में किसी एक भाग में, शरीर के किसी एक अंग में या किसी एक भाग में पीड़ा होती है तो उसका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। जैसे कि किसी वक्त हमारा सर दर्द कर रहा होता है तो हम किसी भी कोई काम करने का हमारा मन नहीं करता है, हमारा खेलने का मन करता है, न हम कुछ स्पेशल को नए क्रिएटिव काम करने का करता है, तो सर दर्द से शरीर की पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है। उसी प्रकार जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो इकाई है उस पर इकाई में कुछ गड़बड़ी होती है तो उसका प्रभाव भी दूसरी इकाइयों पर पड़ता है। तो ये एक अन्योन्याश्रय संबंध होता है समस्त इकाइयों के मध्य, जिसमें एक जो है दूसरे पर आश्रित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती है। तीसरी इसकी विशेषता होती है, गुण होता है वो सीमाएं। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यवस्था किसी एक बिंदु से प्रारंभ होती है तथा एक निश्चित बिंदु स्थान पर जाकर उसका अंत हो जाता है, उसकी कुछ निश्चित सीमाएं होती हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं
कि ऐसा बिंदु जहाँ पर अन्य व्यवस्थाओं की परिधि समाप्त होती है और राजनीतिक व्यवस्था की परिधि जो प्रारंभ होती है, उसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था की उसे सीमा कह सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था की भी एक सीमा होती है। क्योंकि यदि हम व्यवस्था के रूप में अध्ययन करेंगे तो उसकी निश्चित सीमाएं हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था है वो सीमित होती है और उसकी किसी का जो अंग है उन अंगों की या जो इसकी इकाइयाँ हैं वो कहीं न कहीं जाकर सीमित होती है, कहीं समाप्त होती है। तो राजनीतिक व्यवस्था की भी अपनी कुछ सीमाएँ होती हैं। इस प्रकार हम देखें तो व्यवस्था उपागम है वो राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और व्यवस्था उपागम का प्रारंभ सर्वप्रथम प्राकृतिक विज्ञानों में से विशेष रूप से जीव विज्ञान में से 1920 में लुडविग बोन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था व्यवस्था उपागम का? 1920 में लुडविग बोन ने सर्वप्रथम व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग किया था और वो उन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों के तहत जीव विज्ञान में इसका प्रयोग किया था 1920 में लुडविग बोन ने। उसके अलावा राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था डेविड ईस्टन तथा आमंड ने। व्यवस्था उपागम का प्रवर्तक वैसे सामान्यतः डेविड ईस्टन को माना जाता है, लेकिन आमंड के द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में जो व्यवस्था उपागम का प्रयोग किया गया था वो कैप्लान के द्वारा किया गया था। डेविड ईस्टन तथा आमंड ने राजनीतिक विज्ञान में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम जैसे अभी हमने देखा कि कैप्लान ने व्यवस्था उपागम को का अध्ययन किया था, व्यवस्था उपागम के लाए थे उन्होंने इस उपागम को। आगे हम देखते हैं कि व्यवस्था उपागम की खोज क्यों की थी, इसके क्या कारण थे। ये हमने नोट्स में नहीं लिखा है, लेकिन हम ये समझ लेते हैं कि व्यवस्था उपागम ऐसे क्या कारण था जिसके कारण व्यवस्था उपागम की खोज की गई। तो हम देखते हैं कि वर्तमान समय उस समय जब उन्होंने देखा जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे कि उस समय वर्तमान समय में राज्य सरकार संस्थाएं तथा राष्ट्र जैसी अवधारणाएं अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। ठीक है। दूसरा, व्यवहारवादियों ने देखा कि वर्तमान में तुलनात्मक राजनीति को और अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए राजनीतिक विज्ञान में व्यवस्था उपागम को लाए। तीसरा कारण था कि राजनीतिक विज्ञान को विचारधारा से मुक्त बनाने की कोशिश करना चाहते थे। और चौथा कारण था कि राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्राधिकार का वो विस्तार करना चाहते थे, इसलिए व्यवहारवादियों ने राजनीतिक विज्ञान के तहत व्यवस्था उपागम को लाने का प्रयास किया। और राजनीतिक विज्ञान में व्यवस्था उपागम उसके सिद्धांत को डेविड ईस्टन, आमंड, कार्ल डायच, लासवेल, रॉबर्ट डहल आदि ने इसके विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिए हैं। अब यदि हम व्यवस्था उपागम की परिभाषा देखें तो सर्वप्रथम हम देखते हैं रॉबर्ट डहल ने इसके बारे में क्या कहा है। रॉबर्ट डहल ने कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था मानवीय संबंधों का वह चिरस्थायी ढांचा है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था मानवीय संबंधों का वह चिरस्थायी ढांचा है जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता, क्या शक्ति, नियम और सत्ता तीनों जो है महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्निहित होते हैं। ये इसकी परिभाषा दी है व्यवस्था की रॉबर्ट डहल ने। आगे हम लासवेल व कैप्लान की परिभाषा देखें तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कठोर दंड के वास्तविक प्रयोग, प्रभाव, वित्तता शामिल होते हैं। लासवेल तथा कैप्लान ने क्या शामिल किया राजनीतिक व्यवस्था में? कठोर दंड के वास्तविक प्रयोग को, प्रभाव, वित्त तथा सत्ता को राजनीतिक व्यवस्था में कैप्लान व लासवेल ने शामिल किया है। इसी संबंध में एक अन्य परिभाषा भी है आमंड तथा पावेल को, उसको हम देखते हैं कि हाँ इसमें हमने नहीं लिखा है लेकिन हम ये परिभाषा महत्वपूर्ण हमें देख लेते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में उसके अंगों की निर्भरता से तथा उसके पर्यावरण से किसी न किसी प्रकार की सीमा का बोध होता है। क्या बोध होता है कि राजनीतिक व्यवस्था में जो उसके आपस के अंग हैं उनमें क्या निर्भरता है तथा पर्यावरण से किस तरह प्रभावित होते हैं और किस तरह से उनकी सीमाएं हैं, ये बोध होता है। ये कहा है आमंड तथा पावेल ने। इसी के संदर्भ में आगे देखें तो राजनीतिक व्यवस्था का डेविड ईस्टन ने भी परिभाषित किया है। तो डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था के तहत 3 तत्व स्वीकार किए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से पढ़ना कि 3 तत्व राजनीतिक व्यवस्था के तहत डेविड ईस्टन ने शामिल किए हैं। पहला है राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है। क्या करती है? राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है, ये डेविड ईस्टन ने कहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि इसका आवंटन जो है प्राधिकारिक होता है, प्राधिकारिक माध्यम से इसका आवंटन होता है व्यवस्था का। और तीसरी उन्होंने विशेषता बताई, ये तत्व इसका स्वीकार किया है, वो है इसका आवंटन समाज पर
बाह्य रूप से लागू होता है। ये पूर्ण रूप से इसमें नहीं आ पाया, लेकिन इस तीसरा पॉइंट है वो है कि इसका आवंटन समाज पर बाह्य रूप से लागू होता है। तो डेविड ईस्टर ने राजनीतिक व्यवस्था के तहत 3 जो तत्व स्वीकार किए वो कौन कौन से हैं कि राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से क्या है, मूल्यों का आवंटन है। और ये आवंटन कैसा होता है, ये आवंटन होता है आधिकारिक या प्राधिकारिक होता है। ठीक है, मूल्यों का आवंटन है और ये आवंटन कैसा होता है, मूल्यों का आवंटन या प्राधिकारिक होता है। और ये समाज जो आवंटन है समाज पर बाह्य रूप से लागू होता है। ये डेविड ईस्टर ने इसके 3 विशेष जो है राजनीतिक व्यवस्था के 3 तत्व उन्होंने बताए हैं। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। कार्य पढ़ने से पहले हम राजनीतिक व्यवस्था के विशेषताएं जानने की कोशिश करते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था की जब विशेषताओं की बात करते हैं तो इसके तहत सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या इसकी की है वो है आर्मंड तथा पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं को बताते हुए उसे 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। और उन्होंने 5 विशेषताएं क्या बताई है राजनीतिक व्यवस्था की? उनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था है वो उनकी सार्वभौमिकता होती है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो सार्वभौमिक रूप से जिस व्यवस्था में वो जिस राजनीतिक स्वरूप में वो लागू है वो सार्वभौमिक रूप से वो व्यवस्था वहाँ पर लागू होती है। दूसरी विशेषता है कि ये राजनीतिक संस्थाओं की सार्वभौमिकता, जो राजनीतिक संरचना है राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता, जो राजनीतिक संरचना है उसकी सार्वभौमिकता होती है। तीसरी विशेषता है कि राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता। चौथी विशेषता उन्होंने बताई है राजनीतिक संरचना की बहुकार्यता, है कि जो राजनीतिक संरचना होती है वो बहुत से कार्य करती है। और राजनीतिक व्यवस्थाओं का सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित रूप है, व्यवस्थाएं होती हैं वो एक सांस्कृतिक दृष्टि से, तो किसी एक स्वरूप में संस्कृति में हम व्यवस्था को ढाल नहीं सकते क्योंकि व्यवस्था है वो सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित रूप में वो निहित होती है। तो 5 विशेषताएं बताई है व्यवस्था की आर्मंड एंड पावेल ने। कौन सी? कि राजनीतिक व्यवस्था है वो सार्वभौमिक होती है, राजनीतिक संरचना है वो सार्वभौमिक होती है और राजनीतिक कार्य हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है, किसकी 3 की सार्वभौमिकता बताइए? राजनीतिक व्यवस्था की, उसकी संरचना की और उसके कार्यों की। फिर उन्होंने चौथी विशेषता बताई है कि राजनीतिक संरचना की सार्वभौमिकता के साथ क्या बताइए? बहुकार्यता होती है, इनकी एक कोई संरचना एक कार्य नहीं करती बल्कि एक साथ संरचनाएं बहुत से कार्य करती है, तो राजनीतिक संरचना की बहुकार्यता होती है। और 5वीं उन्होंने विशेषता बताई है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो सांस्कृतिक दृष्टि से उसका मिश्रित रूप होता है। ये आर्मंड एंड पावेल ने राजनीतिक जो व्यवस्था उसकी प्रमुख विशेषताएं उन्होंने बताई हैं। इसके अलावा कुछ अन्य विशेषताएं भी है, जैसे कि राजनीतिक संरचना की समानता होती है, उसके कार्यों में सर्वव्यापकता होती है, राजनीतिक संरचना में विविधता रहती है, राजनीतिक संरचना में उनका रूप जो विस्तृत होता है वो एक विशुद्ध रूप से नहीं मानी जाती है, राजनीतिक साधनों का पर असमान वितरण स्वामित्व रहता है, राजनीतिक प्रभाव है उसका प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है, राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण रहता है, और जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अपना आप में वैधता अर्जन करने का प्रयास करती है, और ये विचारधारा का विकास भी व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है। तो उसकी अन्य विशेषताएं आर्मंड एंड पावेल ने इसकी सिर्फ 5 विशेषताएं बताई हैं। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था में जो प्रमुख कार्य हैं वो यह माने जाते हैं कि 4 कार्य माने जाते हैं राजनीतिक व्यवस्था के। पहला कार्य चयन और संयुक्तिकरण का कार्य है। ठीक है, चयन एवं संयुक्तिकरण का कार्य का क्या तात्पर्य है? यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ये नोट्स हैं इसमें भूलवश सिर्फ 3 ही बिंदु लिखे गए हैं कार्य के तहत, लेकिन इसका चौथा बिंदु भी है जो आप नोट कर लेना। चौथा है इसका हम पढ़ लेते हैं एक बार। पहला है चयन एवं संयुक्तिकरण का कार्य, दूसरा है रूपांतरण या निर्गत कार्य, तीसरा है व्यवस्था का अनुरक्षण का कार्य। ठीक है, तीसरा क्या है? व्यवस्था के अनुरक्षण का कार्य, और चौथा है व्यवस्था के अनुकूलन का कार्य। तो हम पॉइंट वाइज इसको पढ़ते हैं। चयन एवं संयुक्तिकरण का कार्य, इसका क्या तात्पर्य होता है कि राजनीतिक व्यवस्था को उन मांगों की ओर ध्यान देना आवश्यक होता है जो कि राजनीतिक समुदाय के कार्य उसके समक्ष समाधान के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था को उन मांगों की ओर ध्यान देना आवश्यक होता है जो व्यवस्था के तहत जो मांग आती है समाज से उठकर, पर्यावरण से उठकर, उन मांगों का ध्यान देना होता है
और दूसरा है ये मांगे असंख्य होती हैं, ठीक है। तो ये जो मांगे होती है जो समाज से उठकर आती है राजनीतिक व्यवस्था के सामने, तो ये मांगे क्या होती है, असंख्य होती है। तो कोई भी राजनीतिक व्यवस्था है वो सारी मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं होती है। तो राजनीतिक व्यवस्था इसके लिए मांगों को लेकर दो प्रकार के कार्य करती है, ठीक है। दो प्रकार के कार्य, जब समाज से बहुत सारी मांगें उठकर आती है व्यवस्था के लिए करने के लिए, तो सारी मांगें एक साथ पूरी नहीं की जा सकती। तो इसके लिए दो चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला है कि मांगों का है उनका चयन किया जाता है कि कौन सी मांगें पूरी करनी है, और दूसरा फिर ये किया जाता है कि संयुक्तिकरण का मतलब है कि जो चुनी हुई मांगें हैं उनमें प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। यानी कि पहले जो मांगें उठकर आती है उन मांगों में बहुत सारी मांगें होती है, तो ये चयन किया जाता है कि किस मांग को पूरी करना है, और दूसरा फिर जो मांग है चुनी गई है उनको प्राथमिकता के आधार पर उनका निर्धारण करना है। तो इसको कहते हैं चयन और संयुक्तिकरण का कार्य। पहले उनका चयन करना और फिर उनको एक साथ प्राथमिकता के आधार पर उनको संयुक्त करना। तो ये चयन और संयुक्तिकरण का कार्य व्यवस्था का पहला कार्य होता है। दूसरा है रूपांतरण या निर्गत का कार्य। इसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था क्या कहती है कि राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जो मांग होते हैं उन पर विचार करते उसे निर्णयों में परिवर्तन किया जाता है, और यह 3 चरणों में किया जाता है, ठीक है। कि रूपांतरण या निर्गत कार्य, वहाँ से मांग व्यवस्था के अंतर्गत आ गई, अब मांग को प्राथमिकता के आधार पर उनका निर्धारण भी कर लिया। अब निर्धारण करने के बाद उसका निर्गत यानी कि आउटपुट क्या देगी व्यवस्था उन मांगों को। इनपुट तो हो गया मांगों के रूप में, और आउटपुट या निर्गत कार्य सरकार का जो व्यवस्था का क्या होगा उसको कहते हैं कि इसके तहत जो व्यवस्था है वो मांगों पर विचार करती है, और विचार करने के पश्चात उस पर क्या निर्णय लिए जाते हैं उस पर वो कुछ अपने निर्णय लेती है, उसको निर्णयों में परिवर्तन किया जाता है। और जब किसी मांग पर निर्णय लेती है तो इसके 3 चरण होते हैं, ठीक है। और ये 3 चरण कौन कौन से होते हैं? नियम का निर्माण करना, और ये निर्माण करने का कार्य किसका होता है? व्यवस्थापिका का। तो पहले चरण के तहत मांगों को निर्णय के रूप में व्यक्त करने के लिए पहले उस पर मांग पर नियम बनाए जाते हैं, नियम का निर्माण किया जाता है, और नियम का निर्माण कौन करती है? व्यवस्थापिका करती है। फिर दूसरा चरण आता है उन नियमों को जो बनाए गए हैं उनकी क्रियान्विति करना, और नियम को क्रियान्विति करने का कार्य कौन आता है? कार्यपालिका करती है, ठीक है। निर्माण कौन करता है? व्यवस्थापिका। फिर उन नियम को क्रियान्विति की जाती है कार्यपालिका के द्वारा, और फिर उसके जो नियम क्रियान्विति किए गए उचित तरीके से की गई है नहीं की गई है उस पर नियम पर अधिनिर्णय दिए जाते हैं, और ये निर्णय देने का कार्य करती है न्यायपालिका। तो ये रूपांतरण निर्गत कार्य के अंतर्गत आता है निर्णय, और ये 3 चरणों में लिया जाता है। नियम निर्माण व्यवस्थापिका के द्वारा, नियम की क्रियान्विति कार्यपालिका के द्वारा, और नियम पर अधिनिर्णय ये लिया जाता है न्यायपालिका के द्वारा। अब तीसरा कार्य है जो हमने इसमें नहीं लिखा है नोट्स के तहत, वो है व्यवस्था अनुरक्षण का कार्य। इसको हम लिख लेना है, देख लेना है। तीसरा है व्यवस्था अनुरक्षण का कार्य। व्यवस्था अनुरक्षण का कार्य से क्या तात्पर्य है कि राजनीतिक व्यवस्था के तहत ये कार्य किया जाता है कि जब मांगों की पूरी नहीं होने की स्थिति में तनाव पैदा हो जाता है, ठीक है। कई बार मांगें पूरी नहीं होती तो उसमें तनाव पैदा हो जाता है, तथा आमन दोनों ये कहते हैं कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो तनाव है उसको दबाव है उसको कम करने का एकमात्र तरीका है कि मांगों को नियंत्रित किया जाए, ठीक है। क्योंकि एक साथ जब बहुत सारी मांगे व्यवस्था के अंतर्गत पर्यावरण से जब बहुत सारी मांगे आएगी तो मांगों को एक साथ पूरी नहीं कर पाएंगे, और पूरी नहीं कर पाने पर तनाव या दबाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और इस स्थिति में व्यवस्था के बिखरने की संभावना बनी रहती है। तो स्टर्न तथा आमंड कहते हैं कि इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो दबाव है मांगों का उन पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। और ये कार्य किसके माध्यम से किया जा सकता है? वो है जो माध्यम है वो है राजनीतिक दलों के माध्यम से, दबाव समूह के आधार पर, या संचार माध्यमों पर नियंत्रण करके, विधायिका, कार्यपालिका तथा जो प्रशासनिक संगठनों के द्वारा परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान मांगों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो मांगों को नियंत्रित करने से राजनीतिक व्यवस्था का अनुरक्षण हो सकता है, उसको वो अपने स्वरूप में बनी रह सकती है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था का अनुरक्षण करने का कार्य भी व्यवस्था का माना जाता है। अब चौथा कार्य है व्यवस्था अनुकूलन का कार्य, ठीक है। व्यवस्था अनुकूलन के कार्य के तहत क्या किया जाता है? इसका अर्थ है कि नागरिकों तथा जो विविध समूह है उनके व्यवस्था के अनुकूल विचारों तथा भावनाओं को जन्म देना, ताकि इसके अभाव में प्रशासनिक प्रक्रिया की कार्यकुशलता में कमी, क्योंकि इसके अभाव में प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यकुशलता में कमी आ जाती है।
ठीक है। व्यवस्था अनुकूलन का कार्य कैसे किया जाता है कि जो पर्यावरण है, जो समाज है, उसके जो नागरिक हैं या विविध समूह हैं, उनमें इस तरह के विचारों एवं भावनाओं को उत्पन्न किया जाए कि वो उनके अंतर्गत व्यवस्था के प्रति एक सम्मान का भाव और उसके प्रति अनुकूलन का भाव जागृत हो जाए, ताकि और व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। और यदि ऐसा नहीं होगा तो जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसकी कार्यकुशलता में कमी आ जाती है। तो व्यवस्था के अनुकूलन का कार्य भी करना व्यवस्था का प्रमुख कार्य माना जाता है, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। नागरिकों के जो समूह है, नागरिक है, विविध समूह है, उनमें इस तरह से विचारों एवं भावनाओं को उत्पन्न किया जाए कि व्यवस्था उनके लिए श्रेष्ठ है। ये हमने पढ़ा व्यवस्था उपागम के बारे में, सामान्य परिचय हमने लिए हैं। कल हम डेविड ईस्टन ने व्यवस्था उपागम का जो आगत निर्गत या इनपुट आउटपुट जो मॉडल दिया है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।